अच्छा भाई, अच्छा स्टूडेंट देखो, हम अब इस बारे में जो हमने अभी स्लाइड पढ़ी है इसके हिसाब से हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि ये बनेगा कैसे। तो इसमें जो 3-4 कंस्ट्रेंट है वो हमारे सामने है कि वी विल कंसीडर द सिंगल डायमेंशनल डेटा। हम कहेंगे कि हमारे पास एक ही डायमेंशनल डेटा है, ठीक है, लेकिन काम एक पे कर रहे हैं। हमारी सोच ये है कि एक्चुअल में एक डायमेंशनल पे कभी भी डेटा सेट नहीं होता, तो जो इस पे हो रहा है वही काम हम मल्टी डायमेंशनल के ऊपर भी करेंगे। तो मैं आपको इक्वेशन भी लिख के दिखाऊंगा और हम इसके बेसिस पे हमारे पास x और y जो एग्जिस्ट करते हैं उनके डिफरेंट डेटा हमारे पास मौजूद है। रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम है तो वैल्यूज कैलकुलेट हुई हुई हैं इसकी। और अब हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाए लीनियर रिग्रेशन की जो हमारे आने वाले टेस्ट रिजल्ट का बेहतरीन रिजल्ट दे सके। तो वी आर गोइंग टू बेसिकली मैप सिंपल एक्स टू, यानी हमारे पास हो तो हम इसका टारगेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो एल्गोरिथम आउटपुट विद द डिनोटेड बाय एच इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हाइपोथेसिस का नाम दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। द फंक्शन टेक्स एन इनपुट ई.जी. साइज ऑफ द न्यू हाइस, यानी आप ऐसा एक हाइपोथेसिस बनाएंगे जो क्या करेगा, इनपुट लेगा न्यू हाउस के साइज लेगा एंड ट्राई टू आउटपुट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई, और एक वैल्यू जो है वो आउटपुट के लिए हमें बता के दे देगा। तो दो काम हो गए। वैल्यू बताना इतना मसले वाली बात नहीं है अगर लाइन ड्रॉ हो गई तो। इंपॉर्टेंट है मॉडल का बनाना, मॉडल तैयार करना, यानी ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये हाइपोथेसिस ही कैसे डिजाइन करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम प्रिपरेशन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। कहते हैं हाउ डू वी रिप्रेजेंट हाइपोथेसिस एच, हम अपने हाइपोथेसिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक बात। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसीडर किया हुआ है, ये मैं एक पहला मेथड समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि हमारी लाइन जो है वो लीनियर है, या लीनियर से मुराद है, सॉरी, हमारा डेटा जो है वो सिंगल एट्रीब्यूट्स है, ये एक्स और ये वाई है। ये रेड मार्क जो है वो सारे के सारे हमारे डेटाज हैं। और अब जब सिंगल वेरिएबल्स हो तो हम इसको कनेक्टिंग लाइन एक बनाना चाहते हैं जो ब्लैक से बनी हुई है, ये हमारा हाइपोथेसिस है, इसको हम एच कह रहे हैं। दिस एच इज, इसमें अब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी मैं आपको समझाऊं इस तरह से कि अगर आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट भी एग्जिस्ट करते हैं अगर, तो अगर ये y है और ये इसका x1 है, ये इसका x2 है, ये इसका x3 है एंड सो ऑन, तो ये y जो है ये डिपेंडेंट है, x जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो हम एक इक्वेशन इस तरह लिख लेते हैं नॉर्मली, f ऑफ x विच इज इक्वल टू, और y, जो भी y की वैल्यू हो वो कब आएगी, जब आपके पास इंडिपेंडेंट की कोई इक्वेशन में वैल्यू रखे तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट होके मिलेगी। तो इस बेसिस पे हमने, क्योंकि अपने आप को कंसीडर किया हुआ है सिंगल वेरिएबल के ऊपर, तो सिंगल वेरिएबल पे एक लीनियर लाइन ड्रॉ करनी है। तो लीनियर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने अपने इंटरमीडिएट और डिफरेंट क्लासेस के अंदर लीनियर लाइन के लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी आपने, अगर आपको याद हो, इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपकी ही पहले वर्डिंग में लिखता हूँ फिर अपनी तरफ आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन, आपने इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन जिन लोगों ने ए लेवल्स ओ मैट्रिक्स इंटर सिस्टम से पढ़ के आए हैं उनके लिए फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट, एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने बेसिकली अपने इंटर क्लास में पढ़ा है, और जो ए लेवल वगैरह से पढ़ के आए हैं तो वो बेसिकली सी की जगह बी इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। तो मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि ये वो लीनियर लाइन है जो बेसिकली हम अपने हाइपोथेसिस को कहेंगे। लेकिन जो लीनियर लाइन होती है, ये इसकी जो सलांटनेस है, सलांटनेस किसे कहते हैं, मैं सवाल लेता हूँ अभी आपके। सलांटनेस कहते हैं कि ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, क्योंकि लीनियर है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो सकती, होगा इसी तरह से, ये ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी, ये इसकी सलांटनेस है।
और शुरू कहाँ से होगी, यानी यहीं से शुरू होगी या यहाँ से शुरू होगी, इस जगह से शुरू होगी, इस जगह से शुरू होगी, वो तो डेटा पे मुनहसर होगा ना कि किस जगह से शुरू करना है। यानी मिसाल के तौर पे डेटा यहाँ है और मैं शुरू यहाँ से कर दूं तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इसकी हाइट है। तो जो हमारी इक्वेशन में लीनियर लाइन होती है, वो लीनियर लाइन में ये दो चीजें कौन सी होती हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं आपको इसमें मैं सवाल देख लेता हूँ, 5 सवाल आ चुके हैं। एम एक्स प्लस सी स्लोप ग्रेडियंट बिल्कुल सही है। तो कहता ये है कि इसमें एक्स और वाई तो वो एलिमेंट होंगे जो आपका डेटा गिवन है। यानी आपने कहा कि मेरे पास एक्स है और इसके अगेंस्ट में वाई है, ये डेटा तो गिवन है, ये आपके पास मौजूद है। लेकिन मेरे पास इस डेटा के हवाले से लाइन मौजूद नहीं जो बेस्ट लाइन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एम और सी मिसिंग है, एम और सी मिसिंग है। यहाँ पे एम क्या होता है और सी क्या होता है ये मैं बता, बहुत सारे लोगों ने लिख भी दिया है। एम जो सी जो होता है वो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। ये होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सी की वैल्यू का मतलब है वाई इंटरसेप्ट। और ये जो एम है इसको कुछ लोग ग्रेडियंट कहते हैं, कुछ लोग स्लोप कहते हैं। ये ओ लेवल और मैट्रिक सिस्टम में जरा फर्क है। एक स्लोप कहलाता है या ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। इनको हम स्लोप, असल में इनके नाम से ज्यादा हमें इसकी इंपॉर्टेंस, और ये एक्स वाई तो डेटा है, जो एक्स और वाई बेसिकली डेटा होगा, जो डेटा पुट करेंगे वो आपको एक्चुअल में मिल जाएगा। खैर, सवाल ये है कि इनके नाम से ज्यादा इनकी फंक्शनैलिटी हमें पता होनी चाहिए। तो फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि सी वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि आपकी लाइन शुरू कहाँ से हो रही है, वाई में स्टार्ट कैसे हुई है, यहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है, इस जगह से हुई है, किस जगह से स्टार्ट हो रही है। तो जिस जगह से ये स्टार्ट होती है, यानी वाई को जिस जगह पे कट करती है, वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये तो डेटा पे मुनहसर है। डेटा अगर ऊपर की तरफ होगा तो आपकी लाइन ऊपर होगी, डेटा अगर नीचे की तरफ होगा तो डेफिनेटली उसको नीचे से बनना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, कितना ऊपर है, ठीक है। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये कि इसमें जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर c बता दिया मैंने आपको। m क्या चीज है, नाम तो हमें पता है, स्लोप है। स्लोप बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो इसकी स्लांटनेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ये स्लोप इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्लोप ज्यादा होगा तो इसकी स्लांटनेस भी एक्स एक्सिस से ज्यादा होगी, स्लोप कम होगा उसकी स्लांटनेस भी कम होगी। तो ये m पे डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा डेटा ये है और इसके मुताबिक मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मुझे एक्चुअल में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, क्योंकि एम एक्स प्लस सी में इसलिए ले रहा हूं कि सिंगल डायमेंशनल डेटा है, वरना तो मैं अभी आपको समझाता कि अगर मल्टी डायमेंशनल होता तो मैं क्या करता, वो भी मैं अभी समझा दूंगा आपको। तो अगर सिंगल डायमेंशनल डेटा है तो मैं लाइन कौन सी ड्रॉ करूंगा, बेस्ट लाइन। तो उसका मतलब है मुझे एम और सी पता चल जाए तो बेस्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो वी आर सीकिंग बेसिकली एम और सी, हम एम और सी की तलाश में हैं। और ये एम और सी डेटा के ऊपर डिपेंडेंट, जो डेटा दिया जाएगा, ये नहीं कि हर सवाल के लिए सेम एम सेम सी, नहीं। जो डेटा दिया जाएगा उसके बेसिस पे एम और सी जो है वो तलाश करेंगे आप कि भाई ये होना चाहिए एम और सी, ठीक है। बात समझ में आती है। तो इस बेसिस पे आपने जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, एक्चुअल में वो इक्वेशन यूं लिखी जाती है हमारे मशीन लर्निंग में, इस तरह लिखी जाती है। एच थीटा और एफ एक्स, ये हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट करता है हाइपोथेसिस को, कि मेरा हाइपोथेसिस ऐसा होगा। अगर सिंगल वेरिएबल हो तो कैसा होगा, थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स। अगर आप मैच करें तो y जो कि ये है, ये बेसिकली y को पास रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा नॉट जो है वो c को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा वन x जो है वो m जो है वो थीटा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि m जो है वो थीटा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है और c जो है वो थीटा नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके साथ ही आपके पास जो y है वो हमारा हाइपोथेसिस है। हम यहाँ पे इसको डिजाइन करने जा रहे हैं, थीटा बेस पे है, तो ये हमने कहा थीटा ऑफ एक्स, दिस इज आवर हैप। और इसमें अगर जैसे भी हमने कहा कि अननोन क्या है, तो अननोन हमारे पास थीटा है और थीटा वन है, थीटा नॉट और थीटा वन, ये दोनों थीटाज हमारे पास जो है वो अननोन। ये मालूम हो जाए तो हम, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर यूं लिख लूं कि y इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 9, तो अब तो इक्वेशन आ गई ना लाइन की।
तो हमें कोई अननोन तो रहा ही नहीं, ये कैसी इक्वेशन है अब हमें पता है, ये कैसी इक्वेशन है ये अभी डिपेंडेंट है सी और एम पे, लेकिन ये कैसी इक्वेशन है ये हमें मालूम है। तो ये सी और 9 हमें इस डेटा के बेसिस पे हासिल करना है, इज वेरी इंटरेस्टिंग। और कैसा होना चाहिए ये मैं भी बताता हूँ, मैं रीड कर लूँ जरा स्लाइड, आपका सवाल पढ़ लूँ उसके बाद बताता हूँ। हाँ रिपीट कर देता हूँ, ये मेरा रिपीट हो गया है शायद दोबारा से। तो उस बेसिस पे ओके तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ डू वी रिप्रेजेंट द हाइपोथेसिस। देखो बात याद रखना, हर वर्ड की इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी कोई नहीं होनी चाहिए आपके पास। अच्छी क्लास लेने का तरीका ये होता है कि आप, क्योंकि सुबह तो है नहीं कि आपको नींद आ रही हो, समटाइम 8:40 पे क्लास हो तो फिर आप कंबल के अंदर बैठ के जो है वो क्लास ले रहे हो, तो फुल पंखा चल रहा होता है, कंबल में बैठे हुए, और फिर आप नूरगी में ले रहे हैं क्लास, तो उस वक्त लिखने का दिल भी नहीं चाहता। तो अभी तो शाम का वक्त है, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें तो आपको ज्यादा इंजॉय करेंगे आप। अच्छा जी, हाइपोथेसिस का मतलब है वी आर लुकिंग दिस लाइन बेसिकली, यहाँ पे हाइपोथेसिस को कह रहे हैं, एच इज। अब वो लाइन कौन सी है, तो लाइन का मसला ही ये है कि वो ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, इसकी स्लांटनेस और ऊंचाई जो है वो एम और सी, तो वो चीज चेंज कर ली, तो उसने कहा गोइंग टू रिप्रेजेंट एच एस थीटा, एच ऑफ थीटा एक्स, जिसको हम एफ ऑफ एक्स कहते थे, यहाँ पे हाइपोथेसिस की वजह से एच कह दिया, विच इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स। ये हमारी लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। और एच ऑफ एक्स शॉर्ट हैंड है हमारे पास, अगर आप थीटा ना लिखना चाहें तो। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, मींस y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है इसको y कहा जाता है, y इज अ लीनियर फंक्शन, लीनियर इसलिए कि x की कोई पावर नहीं है, तो y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x, यानी एक दूसरे से लीनियरली कनेक्टेड है। समझा देता हूं मैं ये बात। लीनियरली कनेक्टेड का मतलब ये है कि आप एक ऐसी लाइन बनाना चाहते हैं कि x की वैल्यू दें तो y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, और ये किसके थ्रू हो रहा है, एक लीनियर लाइन के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको लीनियर कनेक्टेड कहा जाता है। अब ये लाइन ढूंढने जा रहे हैं, जिशान यासीन को शायद समझ आएगा, जो सर को मॉडल भी कह रहे हैं, जी मॉडल भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही राफिया, इसको मॉडल भी कह रहे हैं। हाइपोथेसिस, कनेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मॉडल, ये सारी चीजें इसी में, मैं डायग्राम से फिर बता देता हूँ। ये हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, आपने कहा इसको मैंने पास कर दिया अपने लर्निंग मॉडल से। लर्निंग मॉडल जो है इसका एक ट्रेनिंग मॉडल बनाएगा, यानी ट्रेनिंग से बना दिया प्रिडिक्टिव मॉडल बनाएगा। ये जो काम है ना, ये काम, ये इसको हाइपोथेसिस भी कह रहे हैं, ट्रेनिंग मॉडल भी कह रहे हैं, और कनेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई भी कह रहे हैं। तो ये सारे नाम इसी के हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको ये बात अच्छा क्लियर कर लें, किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। कहता है व्हाट डज मीन दिस, मीन्स y इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x। समझा दिया मैंने, इसलिए कि लीनियर वैल्यू से y कैलकुलेट होने जा रही है। थीटा आई आर पैरामीटर्स, थीटा आई जो है पैरामीटर्स है, थीटा नॉट एंड थीटा वन। थीटा नॉट इज जीरो कंडीशन, थीटा वन इज अ ग्रेडियंट। जीरो कंडीशन का मतलब ये है कि अगर ये, गौर सुनिएगा, अगर ये y एक्सिस में जीरो से गुजर जाती है तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ये किसी वैल्यू से गुजर जाती है तो फिर इसकी वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगी। ठीक बात समझ में आती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये इक्वेशन लेंदी भी हो सकती है। लेंदी इस सेंस में हो सकती है कि आपके फीचर्स अगर ज्यादा होंगे तो थीटा की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। फीचर्स ज्यादा होंगे तो कैसे नजर आएगा वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, कि आप यूं लिख सकते हैं इसको, थीटा नॉट थीटा एच थीटा ऑफ एक्स। आप देखिएगा कैसे लिख रहा हूं मैं इसको। आपके फीचर अगर एक थे तो आपने थीटा वन ऑफ एक्स लिखा, आपके फीचर अगर चार हैं तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे उसको थीटा नॉट, ठीक है, एन प्लस थीटा वन ऑफ फर्स्ट फीचर एक्स वन, ये फर्स्ट फीचर हो गया, ये थीटा वन है, एन प्लस थीटा टू ऑफ सेकेंड फीचर, ये सेकेंड फीचर इसके साथ आ गया, एन प्लस थीटा थ्री ऑफ थर्ड फीचर। चलो तीन फीचर ले लेते हैं, जगह भी नहीं है इसमें। ये तीन फीचर्स, आप कितने फीचर हो गए, तीन फीचर्स हो गए। आपकी लाइन अभी भी लीनियर है क्योंकि एक्स पे किसी किस्म की पावर नहीं है, लेकिन फीचर्स कितने इस्तेमाल कर लिया आपने, तीन इस्तेमाल। इसका मतलब है ये एक्स जो आपने यहाँ लिखा है इसके इस वक्त एक फीचर्स नहीं है बल्कि तीन फीचर्स है। अब जो लाइन ड्रॉ होगी उसकी चार अननोन है, थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री। ये तीन थीटास तो स्लोप को जाहिर करेंगे, तीन डायमेंशन के स्लोप, और थीटा वन जो है वाई इंटरसेप्ट को शो करेगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली द
फॉर्मूला ऑफ द मल्टी फीचर क्लासेस। तो हम इसलिए इसको शो नहीं कर सकते, डायग्राम बना नहीं सकते इसका। अगर मैं इसको कट कर दूं ना तो शायद बना लूं, इसको कट कर लूं तो शायद बना लूं कि एक फीचर ये रहा। तो इस डायरेक्शन में जो स्लोप होगा वो θ1 कहलाएगा, इस डायरेक्शन में जो स्लोप होगा वो θ2 कहलाएगा। तो जिस तरह इसमें काम करेंगे वैसे इसमें काम करेंगे, तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी कि हम किस तरह से काम को देख रहे हैं। एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल, फीचर और एट्रीब्यूट एक ही वर्ड है। या बिल्कुल अत्मितास लिख लें, मैं समटाइम एट्रीब्यूट कह देता हूँ, समटाइम फीचर्स कह देता हूँ। टपल्स एक अलग लफ्ज है। टपल्स कहते हैं उस डेटा के पूरे सारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उस रॉ को टपल कहते हैं। वैसे इस रॉ को टपल कहेंगे, इस रॉ को टपल कहेंगे, तो ये टपल्स कहलाता है। और ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनको फीचर्स भी कहते हैं। फीचर्स यानी ये इसकी खसूसियत है, यही इसी के बेसिस पे टपल्स बने। ठीक है ना, तो इस वक्त हम सिंगल वेरिएबल्स में, तो हमने कहा ये हमारा इशू है और यही हमारा हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस में सिर्फ और सिर्फ मिसिंग क्या है, θ0 और θ1, ये ज्यादा मसला नहीं है। अब आप मुझे इसको देख के मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत जनरल बात कर रहा हूं कि अगर ये थोड़ा सा जो डेटा दिया हुआ है, 7 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे डेटा के, 7 एलिमेंट्स ओनली। इन 7 एलिमेंट के बेसिस पे अगर मैं आपसे कहूं कि बेस्ट लाइन कौन सी होनी चाहिए, ड्रॉ करके नहीं बताओ, वर्डिंग में बताओ कि बेस्ट लाइन कौन सी होगी। आप अपने आप को अनम्यूट करके बताएं या लिख के बताएं कि बेस्ट लाइन जो है वो कौन सी हो सकती है। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, ऐसा ना हो शरारती बच्चा हो। नियरेस्ट लाइन होगी। नियरेस्ट का मतलब समझ नहीं आया मुझे। जिससे जो सबसे करीब, यानी कि जो सारे एट्रीब्यूट से, जो जितने भी क्रॉसेस हैं उन सबसे करीब से गुजर रही है। अब तुम समझ रहे हो ना कि अगर मैं इसको वैसे मिसाल देता हूँ कि अगर एक से मोहब्बत हो जाए बच्चे से यानी, और तो फिर दूसरे से थोड़ी सी कमी आ जाती है, जिसके साथ ज्यादा एसोसिएट होते हैं तो दूसरे से कमी आती है। तो अगर आप इसको भी ऐसा ही है, एक के करीब लेके जाएंगे ना तो दूसरे से आप दूर हो जाएंगे। तो कैसे मैं दोनों के करीब रखूं, तो आप पूरा जुमला बोलो कैसे होना चाहिए। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सेंटर, सर अगर सेंटर। बिल्कुल हाँ बोलो। 45 डिग्री पे होगी एंगल पे तो सेट रहेगा। 45 तो ये सेट हो गया। अब क्या सेट होगा, ये जुमला सही नहीं हुआ ना। मैं आपसे इसलिए ले रहा हूँ कि हमारी इंटरेक्शन भी हो जाए और आपके समझ आए कि आपके जवाबात कैसे आ रहे हैं, ताकि आपको मैं क्लियर करूं। देखें, जवाबात बहुत गलत नहीं है, लेकिन थोड़े बेहतर होने चाहिए। जी सर, अब बताइए। मैंने डेटा के सेंटर में लाइन अगर लगाएं हम, सबसे पहली बात है कि डेटा अभी तो ऐसा नजर आ रहा है, डेटा बड़ा स्कैटर्ड भी हो सकता है, तो डेटा का सेंटर निकालना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर सपोज करो सेंटर यहाँ आ गया, तो हम अगर यूं लाइन ड्रॉ कर देंगे, इज नॉट बेसिकली द, हो सकता है कि अच्छी लाइन ना हो। लेट सपोज सेंटर का मतलब हो गया, मैं आपके अज्यूम कर लेता हूँ मीन, लेट सपोज। तो मीन पॉइंट अगर ये आ गया तो सपोज हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इट इज नॉट अ गुड लाइन ना। तो अभी थोड़ी सी एक चीज मिसिंग हो रही है, वो आप बोल सकते हैं, आप सोचें तो। सर मतलब 4 और सर 3 हर जो हर लाइन ऐसी बनाए मतलब कि वो एक ही लाइन सबके लिए बनेगी, करीब हो। एक लाइन बनेगी मतलब बेटा। हाँ सर एक ही लाइन बनेगी, मतलब वो हर पॉइंट के लिए जो है ना एक मतलब सबसे कम लाइन हो, ऐसी कोई लाइन बनानी पड़ेगी। तो वो तो बोल रहा सर हूँ, चारों पॉइंट्स और तीनों पॉइंट्स के दोनों के सेंटर में बनेगी। ये तरीका तो ठीक था कि हम कहते भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, एक वो बना देते हैं ना, कर्व बना देते हैं, कर्व बन सकता है, तो सबसे बेहतर तो यही है। लेकिन मसला ये है कि हम लाइन बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब पहले ये सोचो, तुम लोग की बातें सही है, मतलब एक नोट करना। आपके सवालात भी ठीक है, आंसर भी ठीक आ रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर आए हैं। सर लेकिन ये भी एक कह सकते हैं कि सबसे हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाइन हो वो। मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ये थोड़ा सा क्रिटिकल जुमला है, थोड़ा और बेहतर कर लो उसको। देखो हम, मकसद ये कि हाँ बोलो, जी 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 बोलो बोलो। मेरा मकसद ये था कहने का कि लाइन जो है वो हर अपने जो दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। ये मैक्सिमम का वर्ड गलत हो गया, इसको उल्टा कर दो। मिनिमम डिस्टेंस पे हो। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग के आंसर का, मैं आपका आंसर देखो, आपके आंसर से ये पता चलेगा कि आपको अपनी करेक्शन भी होगी, और मुझे ये पता चला कि आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, और हम मिलके काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा मेथड बीच में था जो हमसे छूट गया। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए लाइन वो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है, अगर आपने जो कहा कि भाई सबसे करीब तरीन हो, तो भाई देखो मैंने आपसे कहा कि एक से करीब होगी तो दूसरे से दूर हो जाएगी।
तो कहा ये गया कि लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं लाइन ड्रॉ करके फाइनलाइज कर चुका हूं, गौर सुनना क्या कह रहा हूं मैं, जब मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, यानी मैंने कहा लाइन ड्रॉ करने का मतलब है मैंने थीटा नॉट और थीटा वन तय कर लिया, यही दो चीजें अननोन है लाइन में, बाकी एक्स और हाइपोथेसिस तो हम कैलकुलेट करेंगे ना, एच तो दिया हुआ है हमें। तो फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हम ये कहेंगे कि जब एक लाइन फाइनलाइज हो जाए तो वो एक ऐसी लाइन होनी चाहिए कि जब हम पहले पॉइंट का डिस्टेंस लें उस लाइन से, ये डिस्टेंस एरर कहलाएगा। भाई लाइन तो इतनी अच्छी होनी चाहिए थी ना कि इसका डिस्टेंस 0 होना चाहिए था। मिसाल देता हूं मैं तुम्हें, मिसाल देता हूं कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, समझ रहे हो ना। अब मैं कहता हूं कि मेरा डेटा ऐसा है, बताओ इसमें रिग्रेशन लाइन कैसी होनी चाहिए। आप कहेंगे वो हो जो सबको क्रॉस कर रही हो, तो वो तो अच्छी आसान बात है, ये लाइन ऐसी सबको क्रॉस कर रही है। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं। अब इस लाइन का जो हमने हाइपोथेसिस लाइन बनाई है, जो हमारा एजम्पशन है और जो एक्चुअल डेटा दिया हुआ था, इनके दरमियान डिफरेंस 0 का हो गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं हो पा रहा। तो ये जो एक्चुअल पॉइंट है, गौर सुनना, ये जो एक्चुअल पॉइंट है, मैं मिसाल इस तरह समझाता हूं तुम्हें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक मिनट देना। यानी मिसाल के तौर पे हमारी ये लाइन हमने एज्यूम किया ब्लैक वाली लाइन बेहतर है, अभी बनाना नहीं सिखाया मैंने, समझाने के लिए बात बता रहा हूं। हमने एज्यूम किया कि हमारा हाइपोथेसिस जो ये लिखा हुआ है वो ये लाइन है, ठीक है, और ये जो रेड पॉइंट है ये एक्चुअल में दिए जाने वाले डेटा थे, ये जो एक्चुअल में डेटा दिया हुआ था वो ये रेड पॉइंट्स हैं। ये तो समझ में आती है ना बात, और हमारा हाइपोथेसिस ये, दो चीजें हमारे सामने आ गई। अगर हमारा हाइपोथेसिस बेस्ट होगा तो वो दिए जाने वाले डेटा से बहुत करीब तरीन होगा, जैसे तुम लोगों ने कहा, अगर ऐसा होता तो यूं क्रॉस हो जाता, लेकिन ऐसा डेटा नहीं है। मिसाल के तौर पे ये एक्स है, ये हमारा हाइपोथेसिस, ये हमारा, ये एक पॉइंट है। अगर मैं यहां पर देखूं इस पॉइंट पे, तो हाइपोथेसिस कहता है कि इसका आंसर हमारे हाइपोथेसिस से ये आएगा, और इस पॉइंट पे एक्चुअल डेटा का आंसर ये है। तो ये डिफरेंस जो है ये क्या है, बताओ जरा, इस डिफरेंस क्या है। हमारे हाइपोथेसिस क्या रहा है, ये आंसर आएगा, और एक्चुअल आंसर जो है वो ये है। तो बताओ ये जो डिफरेंस है वो क्या चीज है, क्या कहते हो। एरर कहेंगे इसको, एरर कहेंगे, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन हो गया हारिस साहब, बहुत बेहतरीन हो गया। मीन स्क्वायर एरर होता है नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहो, अभी कहो एरर है, अभी हम इतनी आगे आगे की बातें ना करें, अभी कहो कि ये एरर है, बिल्कुल बिल्कुल एरर है ना। अच्छा, एरर किसका है, हमारे अजम्पशन, हाइपोथेसिस और एक्चुअल। और इसी तरह से इस जगह पे देखा जाए तो इस जगह पे भी यही हो रहा है कि हमारा हाइपोथेसिस कह रहा है यहाँ पे आंसर आएगा, और एक्चुअल आंसर जो है वो ये आया हुआ है, तो ये क्या है, एरर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिजल्ट, हमारे हाइपोथेसिस से आने वाला रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट में हमेशा कोई ना कोई एरर है। अगर एरर ना हो तो कुछ इस तरह की लाइन होगी, एरर ना हो तो, और वो बेस्ट लाइन होगी, ये लाइन होगी। तो ऐसा डेटा तो बहुत ही रेयर केसेस में होगा ना। अब ये बात तुम्हें समझ आ गई कि इससे आने वाला रिजल्ट हमारा हाइपोथेसिस रिजल्ट कराएगा, इससे आने वाला रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट है, ये एक्चुअल रिजल्ट है। ये बात तो समझ में आती है। अब क्या कह रहा हूं मैं, अब कह ये रहा हूं कि ये लाइन जो बेस्ट होगी ना वो कौन सी, हम इंडिविजुअल को देख के नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो ये वाला एरर है, यानी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वही डिस्टेंस है जो एरर यहाँ पे मैंने शो किया था, तो ये डिस्टेंस वही एरर है y के पैरेलल, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। अब देखो दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि अगर आपकी ये लाइन है ना और ये पॉइंट है, तो एक ड्रॉ करने का तरीका यह है कि आप y के पैरेलल रहते हुए ड्रॉ करें, और एक ड्रॉ करने का तरीका यह है कि आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये दो अलग अलग तरीके हैं ड्रॉ करने के, ये परपेंडिकुलर है और ये जो है वो y एक्सिस के पैरेलल। तो हम यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल रहते हुए ड्रॉ करें, क्योंकि हमें वो एरर कैलकुलेट करना है जो इसके और इसके दरमियान है। तो ये वही एरर है जो यहाँ पे इस तरह आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आप केयर भी नहीं करते अपने वक्त कर रहे होते। तो ये हमारे पास y, ये वही डिस्टेंस है जो ये एरर जिसको आपने कहा था, इसलिए हमने y एक्सिस के पैरेलल रखा। तो ये एरर है और ये एरर और ये एरर और ये एरर, फिर उसके बाद ये एरर और ये एरर और ये एरर।
जब आप सबके एरर कैलकुलेट कर लें तो मैं इन एरर का नाम E1, E2, E3, E4 कह लेता हूं। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, मैं E7 कह लेता हूं। तो मैंने कहा E1 का एरर प्लस E2 का एरर प्लस सो ऑन टू E7 का एरर। जब मैं ये एरर E7 जब मैं इनको सम करूं, E7 तक के एरर को सम करूं, तो मेरी लाइन में ये एरर का समीशन क्या होना चाहिए? जल्दी जवाब दो सबके साथ। जब मैंने एरर निकाल लिया 0 होना चाहिए। अरे वाह, जबरदस्त बुशरा। लेकिन 0 नहीं होता। 0 तो बहुत रेयर केसेस में होगा। नहीं, इन्फिनिटी नहीं, 0 सही बोला उन्होंने। हाँ, ये जुमला उसामा शाहिद का बिल्कुल ठीक है, मिनिमम होना चाहिए। 0 भी जुमला से सही है, लेकिन 0 बहुत प्रिसाइज हो गया ना, तो हम कहेंगे कि ये होना चाहिए मिनिमम। तो इसका मतलब होगा कि बेस्ट लाइन वो होगी जो, हाँ, टेंड्स टू 0। वेरी गुड अबीर, कि जो एरर हम यहां कैलकुलेट करें उनका समीशन जो है, इन तमाम का समीशन जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो आपकी लाइन वो लाइन कहलाएगी जो ड्रॉ हो जाए, उसके बाद उसका एरर कैलकुलेट किया जाए, उस एरर का समीशन जो है वो मिनिमम हो, तो वो आपका। अब ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन करेंगे कैसे कि एक बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअल रिजल्ट के बहुत करीब हो, बिल्कुल है, सही बात है। तो हो सकता है कि वो ये वाली लाइन ना हो। कब हम तय करेंगे कि कौन सी ऐसे, मिसाल के तौर पे मैंने इस ब्लैक लाइन को हाइपोथेसिस लाइन कह दिया और एक एरर कैलकुलेट हो गया, सम ऑफ एरर आ गया, ठीक है, एरर आ गया। अब मुझे क्या पता कि ये एरर मिनिमम है नहीं है जब तक मैं दूसरी लाइन ड्रॉ ना करूं। अब मैं एक दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा, हो सकता है कि उसका एरर जो है इससे कम हो, लेकिन मुझे क्या पता कि ये सबसे कम है। हो सकता है एक और लाइन हो जो कि बेसिकली इससे बेहतर और कम एरर दे दे। तो ये एक बड़ा ही इनफाइनाइट टाइप का एक लूप चल जाएगा, और पता नहीं कितनी लाइनें बनाना शुरू कर देंगे आप कि मेरी कौन सी लाइन जो है वो बेहतरीन है, जो कि सबसे कम एरर देगी। ठीक है, ये इशू पर परेशान नहीं होना। इशू एक्सप्लोर इसलिए कर रहा हूं कि ये इशू है, लेकिन इशू सॉल्व कैसे होगा वो भी हम सॉल्व करेंगे। मतलब हमसे बना दे, इन्होंने कर लिया तो हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, मल्टीपल लाइन पे देखो, मसला ये नहीं है कि मैं कहूं कि मल्टीपल लाइन से मेरा मसला हल हो जाएगा। सवाल ये है कि मैं मल्टीपल लाइन के बाद भी तसल्ली नहीं हो रही कि कौन सी लाइन सही है। मैं अगर इसके बजाय इसको मिनिमम कह रहा हूं तो ये कौन श्योर करेगा कि यही मिनिमम है, इसके बाद कोई लाइन नहीं है? मुझे रोक तो दो कि भाई इसके बाद कोई लाइन नहीं है कि जो मिनिमम नहीं होगी। तो वो एक इशू है जो हम अभी यहां सॉल्व करेंगे। सही है ना? मतलब मैं कहूंगा, तुम कह रहे हो कि ठीक है इस ब्लैक से तो बेहतर है, लेकिन ये कैसे कहोगे कि इससे बेहतर नहीं है एग्जिस्ट करती? फिर आप एक लाइन बना लेंगे, अगर ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है। बात समझ आई? तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। देखिए, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना एक चीज है, सॉल्व करना एक चीज है। तो अभी हमने प्रॉब्लम एक्सप्लोर किया, अभी हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं पता थी क्या है। नहीं, एवरेज नहीं निकालेंगे यासिर भाई। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो ये जो लाइन है, अब देखें लाइन का इक्वेशन के साथ कनेक्शन क्या है। लाइन का इक्वेशन के साथ कनेक्शन ये कि जो लाइन तुम बनाओगे, यानी अगर मैं इस वाली लाइन 1 कहता हूं, ब्लैक वाले को लाइन 2 कहता हूं जो कि हमारी हाइपोथेसिस, और इस वाले को लाइन 3 कहता हूं, तो हर लाइन दूसरी लाइन से फर्क क्यों होता है? हर लाइन दूसरी लाइन से अब फर्क सिर्फ और सिर्फ थीटा नॉट और थीटा 1 की वजह से होता है। देखिए, ये कहीं और पे कट कर रहा है, ये कहीं और कट कर रहा है, ये कहीं और कट कर रहा है, इसकी स्लांटनेस अलग है इसकी। तो हर लाइन दूसरी, एक्स तो कॉमन है ना भाई, ये एक्स तो कॉमन है सारा। तो हर लाइन दूसरी लाइन से अपनी वाई इंटरसेप्ट जो कि ये है, और अपने स्लोप की वजह से डिफरेंट है। बस ये याद रखना, अपने वाई इंटरसेप्ट और अपने स्लोप की वजह से डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कौन सी लाइन बेहतर होगी। अगर मिसाल के तौर पे मैं एज्यूम करता हूं कि L1, मैं एज्यूम कर रहा हूं L1 का आंसर है 2 + 3x। ये L1 की इक्वेशन है, हाइपोथेसिस नंबर 1 L1। ठीक है, L2 की इक्वेशन जो है वो ये है, मिसाल के तौर पे 1.5 + 4x, ये L2 की इक्वेशन है। L3 की इक्वेशन है मिसाल के तौर पे 1.10 + 2.1x, ये इक्वेशंस। तो इक्वेशन में फर्क क्या आ रहा है? ये इक्वेशंस बेसिकली अपनी स्लांटनेस और वाई इंटरसेप्ट की वजह से फर्क है। कौन सी बेहतर है हमें नहीं पता। आप थीटा और थीटा नॉट कैलकुलेट, थीटा 1 थीटा नॉट कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे ये बेहतर इक्वेशन है, चेक करेंगे, फिर आप दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे। कब स्टॉप करेंगे ये हम अभी करने जा रहे हैं।
कि कब स्टॉप करेंगे। थीटा की वैल्यूज एज्यूम करेंगे नहीं भाई, एज्यूम करके तो जिंदगी थोड़ी गुजारेंगे, हमें तो कंक्रीट वैल्यू चाहिए ना। अब ये सवाल है कि काम कैसे होगा, तो मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि पहला थीटा नॉट थीटा वन कैसे निकालेंगे, उसके बाद बेस्ट थीटा नॉट थीटा वन कैसे होगा, बेस्ट का मतलब जिससे बेस्ट लाइन बने। तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छी बात है कि आपकी ये बात समझ आ गई, ऑनलाइन में समझ आ गई। तो अब हम इसके लिए जो वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम एक्सप्लोर कर लिया हमने। अगर आप लाइन मालूम करना चाहते हैं तो इन शॉर्ट थीटा नॉट थीटा वन मालूम करना चाहते हैं, अगर ये बात आपके समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि हम एक प्रॉब्लम को यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं। इन्होंने वो बात यहाँ समझाई है जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि अगर हमने थीटा नॉट थीटा वन कह दिया है तो डिफरेंट थीटाज और थीटा वन की वैल्यू के बेसिस के ऊपर डिफरेंट लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करके शो करा है कि अगर मेरे पास ये डेटा है तो थीटा नॉट और थीटा वन की बेसिस पे ये डिफरेंट लाइनें बनेंगी। तो वो उन्होंने यहाँ पे शो किया है कि भाई ये असल में क्या होता है कि थीटा नॉट थीटा वन की, अब अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी लाइनों के साथ डीलिंग है तो आप कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कह रहा है थीटा नॉट 1.5, मैं इस वक्त लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इस थीटा नॉट थीटा वन के बेसिस पे। थीटा नॉट 1.5 यहां होगा और थीटा 10 यानी स्लोप कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है आप कुछ भी वैल्यू दें उसको उसने यूं ही घूमना है। तो इस वक्त इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लाइन ये होगी, ठीक है, क्योंकि थीटा 10 है तो ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया, तो एक्स का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो बचा थीटा नॉट। तो आप कुछ भी वैल्यू एक्स की दें थीटा नॉट ही रहेगा, 1.5 ही डिस्टेंस में रहेगा। नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, तो थोड़ी डीलिंग मैथमेटिक्स के साथ इस तरह। मैंने आपसे कहा था ना कि जब आपने कोर्स रजिस्टर कराया था आपने काउंसलिंग तो की नहीं होगी, तो ये बेसिकली कोड तो है, जब मैं ये पढ़ा दूंगा तो कोड भी लिखवाऊंगा, उसका पाइथन कोड लिखवाऊंगा, इंप्लीमेंट कराऊंगा, एक चीज शो कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मैथमेटिक्स का फेज गुजरना पड़ेगा हमें। अब अगर थीटा नॉट 0 है और ये 0.5 है, 0.5 का मतलब है 0.5 के रेशियो से ये बढ़ रहा है। 0.5 का रेशियो का मतलब ये हुआ कि थीटा नॉट अगर 0 है तो इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर है और आपकी जो स्लोप है वो बहुत थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, तो वो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से ये लाइन कुछ इस तरह होगी इस वाले इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। और अगर थीटा नॉट 1 है और ये 0.5 है तो इसका मतलब है कटिंग पॉइंट तो 1 हो जाएगा, और 0.5 का मतलब है ये आपकी स्टार्टिंग, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, लेकिन सिर्फ और इनकी ग्रोथ का बढ़ने का अंदाज भी सेम होगा, लेकिन बस फर्क ये होगा कि ये 0 से शुरू हुआ है और ये 1 से शुरू होगा। तो देखिए मैं बनाऊंगा मैं तकरीबन सेम ही इसी तरह से कम उठ रहा होगा, ये समझ आई बात है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। तो ये बेसिकली इनकी डायग्राम के हिसाब से इनकी वो है। तो आपको अगर लीनियर लाइन के साथ डीलिंग है आप समझ सकते हैं तो ये आप आसानी बना सकते हैं। तो ये थीटा नॉट थीटा वन चाहिए, इसने कहा आइडिया चूज थीटा वन थी सो डैट एच है। अब ये वर्डिंग देखिए, आइडिया क्या है, चूज थीटा वन, ये मैं जरा गलत लिख गया, इस वक्त आप यहाँ पे लिखे थीटा नॉट थीटा वन, चूज थीटा नॉट थीटा वन सो डैट हाइपोथेसिस इज क्लोज टू वाई फॉर आर ट्रेनिंग एग्जाम्पल। ऐसा ढूंढें कि वो क्लोज हो, क्लोज का मतलब है एरर मिनिमाइज हो जाए, सम ऑफ एरर मिनिमाइज। अब जुमला देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वन, मैं अभी इसकी इंटरप्रिटेशन भी दे दूंगा, फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वन लिखना क्या चाहिए। अब देखें फर्क देखिएगा, हमारे पास एक डेटा सेट ऑलरेडी मौजूद है, वो ये है कि ये डेटा दिया हुआ है और इसके अगेंस्ट में वाई की वैल्यू दी हुई है, ये ऑलरेडी मौजूद है और ये ग्राफ में कुछ इस तरह शो भी किया जा रहा होता है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको शो भी किया इस तरह से। इसके बेसिस पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, वो लाइन जो है हाइपोथेसिस वैल्यू है वो ये है, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है कि देखो जो गिवन पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है उस पे हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू वो ये रही, ये हाइपोथेसिस लाइन है आपकी। तो जो गिवन पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ये पहला पॉइंट है आपका, तो इस पे हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है वाई, और उसकी एक्चुअल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन ही एरर कहलाएगा। तो जो गिवन पॉइंट है इस पे हाइपोथेसिस जो आपने बनाया उससे कैलकुलेटेड वैल्यू और गिवन पॉइंट यहां ले जाओ या यहीं पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखा दो, ये जो एरर है इसका स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए कि नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर दे बस, इसका स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे एक्चुअल वैल्यू और हाइपोथेसिस कैलकुलेटेड वैल्यू का सब्ट्रैक्शन,
तीसरे पॉइंट पे हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल, चौथे पॉइंट पे हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्चुअल का समीशन, यहाँ पे मुझे समीशन साइन भी लगा देना चाहिए, का समीशन, स्क्वायर का समीशन अगर मिनिमाइज है तो बेसिकली ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द h एंड y फॉर ईच एवरी एग्जाम्पल, सम ऑफ दीज ओवर द ट्रेनिंग सेट, जो ट्रेनिंग सेट आपको दी है। तो हमारा टारगेट है कि हम कोई ऐसी लाइन ढूंढें कि जिस लाइन को आप बना चुके हैं उसका अगर एक्चुअल के साथ एरर निकाला जाए और स्क्वायर इसलिए कि आप नेगेटिव खत्म कर दें तो वो मिनिमाइज होना चाहिए। तो वी आर सीकिंग लाइक दिस फार्मूला। अब इस फार्मूले को उसने यहाँ पे लिख के दिखा दिया, बस मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, आप लोग बोर हो रहे होंगे। वेरी गुड भाई अबीर ने वो अच्छा जुमला लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का वर्ड यूज होता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम होना चाहिए, इसको इन्होंने फॉर्मेशन के अंदर ले, ये मैंने कट किया है एंड्रयू एनजी की स्लाइड। देखिए स्लाइड से कट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी लिख सकते हैं कुछ भी हो, तो आपके पास जो स्लाइड में चीज लिखी हुई हो वो आपको आती हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो अब जो फॉर्मुलाइज हो गया फॉर्मूला, वो क्या हुआ, वो ये हुआ कि आपके ये मैं अभी ऊपर वाले सफिक्स को समझाऊंगा, आपका हाइपोथेसिस से आने वाली वैल्यू और एक्चुअल दी जाने वाली वैल्यू, जो मैंने डायग्राम से भी आपको समझा दी है कि अगर आपके पास जो है ये डायग्राम में ये वैल्यूज हैं और आप इस पे कोई लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, तो असल में मसला ये है कि समझना इंपॉर्टेंट है ना, ये वाले पॉइंट पे जो एक्चुअल एक्स है इस पे ये हाइपोथेसिस कैलकुलेटेड वैल्यू, ये एक्चुअल है, ये डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो वो डिफरेंस जो है उसका स्क्वायर्ड अगर कर लिया जाए तो वो बेसिकली क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर m तक समीशन। m याद है मैंने क्या कहा था ट्रेनिंग एग्जांपल पीछे मैंने, हम जब स्लाइड पढ़ रहे तो मैंने कहा था हम एज्यूम करेंगे कि हमारा डेटा सेट की तादाद m है। m का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट कितना दिया हुआ है, यानी आपको जो x और y दिया हुआ है तो इसकी तादाद कितनी दी हुई है, और ये x जो है वो उन्हीं डेटा सेट को बयान कर, अगर पहला टपल उठाया है तो यहाँ दोनों में 1 1 आ जाएगा, अगर दूसरा टपल पिक किया है तो यहाँ पे दोनों में 2 2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस मायने में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपने कहा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये चीज एक्स्ट्रा नजर आ रही है आपको, ये चीज क्या है, यहां तक तो आपके शायद समझ आ गया हो कि वी आर बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, कि हम स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि नेगेटिव खत्म हो जाए, सम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं उस डेटा उस एट्रीब्यूट के। ये क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं, तो डेफिनेटली हमें समझना तो है। तो ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि ये बेसिकली जो 2 है, ये अब इसके साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो ओवरऑल डेटा सेट के ऊपर होगा ना ये। तो ये जो हमने काम किया है ना, आगे हमें कुछ प्रूफ्स करने हैं, और सुनना मैं क्या जुमला यूज कर रहा हूं, हमें आगे कुछ प्रूफ्स करने हैं। वो प्रूफ करने के लिए हमें इसको अभी से यहां पे लिख देने से उस प्रूफ में हमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो कहता है कि अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तब भी आपका फॉर्मूला ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट से अपनी स्क्वायर्ड एरर को मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मिनिमम है और डिवाइड करें तब भी मिनिमम ही रहेगा, तो वो हर एक के लिए होगा ना। तो इसलिए आपने 2m यानी m का मतलब तो हो गया मीन निकाल लिया, उस स्क्वायर्ड एरर का मीन निकाल लिया, और 2 फॉर इजीनेस ऑफ, मैं दोबारा बता रहा हूँ सुनिए गौर से, आप बिल्कुल आराम से सुने, ये तो यहां से लेके यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। m से डिवाइड करके मीन आ गया इसका, यानी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर डिवाइड बाय m। तो क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सारे नंबरों को ऐड करो, तो आपने सारे एरर ऐड कर लिए और उसको नंबर ऑफ एरर की तादाद से डिवाइड किया, मीन आ गया। तो m की डिवीजन से तो मीन आ गया। ये जो 2 है सिर्फ बैलेंसिंग के लिए लगाया है फॉर फ्यूचर फॉर्मूला। ये फ्यूचर में हम एक प्रूफ करेंगे, मैं उसको बताऊंगा ये बात आपको, फ्यूचर में एक प्रूफ करेंगे जिसकी वजह से 2 हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ये हमारे पास एक रिगार्डिंग लीनियर रिग्रेशन चीज आ गई कि हम ये चाहते हैं। अभी तक हमने देखो बात सुनो, फॉर्मूला बना लिया, अभी तक हमने ये नहीं सोचा कि थीटा नॉट थीटा 1 हासिल कैसे करेंगे। अभी तक हमें ये नहीं पता कि हाइपोथेसिस लिख तो लिया है मैंने, हाइपोथेसिस लिख तो लिया है, लेकिन हाइपोथेसिस में इस्तेमाल होने वाला थीटा नॉट और थीटा 1 आएगा कैसे भाई, तो ये बात अभी नहीं की। लेकिन मैंने कहा कि जो भी थीटा नॉट थीटा 1 तुम इन हाइपोथेसिस के लिए इस्तेमाल करोगे वो ऐसा होना चाहिए, सुनना गौर से, कि जो भी इस्तेमाल करोगे, जो भी कहोगे कि ये मेरा थीटा नॉट थीटा 1 है,
उसके बेसिस पे जो हाइपोथेसिस बने